नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल के हमारे प्रश्न है, कोवैक्सीन के निर्माता कौन है? डॉक्टर रेड्डी लैब्स नहीं, सिप्ला नहीं, भारत बायोटेक। सी ऑप्शन सही हो जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो अनुच्छेद 164 एक के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या उस विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। यही चीज़ लोकसभा में, अगर केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये आपका 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। हाल ही में वैश्विक उपग्रह तकनीकी दिवालिया कंपनी वनवेब की हिस्सेदारी खरीदी है किसने? रिलायंस समूह, जी नहीं। टाटा समूह, जी नहीं। भारती ग्लोबल, जो भारती एयरटेल है उसी की जो ग्लोबल कंपनी है भारती एयरटेल समूह ने इसकी हिस्सेदारी खरीदी है। ये थी हमने कल के प्रश्न संबंधी न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्न को देखा। अब हम चलेंगे आज के अपने न्यूज़पेपर पे। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें, वैक्सीन डेडलाइन मेन टू कट रेड टेप, आईसीएमआर क्लेरिफाइज। तो जो कल हम एक समाचार देखा था हमने कि उसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन रेडी हो जानी चाहिए, आईसीएमआर ने ऐसा बोला है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। तो अभी आईसीएमआर ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि हमारा मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन रेडी हो जाए। हमारा मतलब ये है कि हम इस टारगेट को इसलिए रख रहे हैं ताकि वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाई जाए। जो लाल फीताशाही होती है, ये सारे ऑफिशियल वर्क हैं, जो रिक्रूटमेंट है, जो भी पेशेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी ट्रायल में हिस्सेदारी हैं, लोग शामिल होंगे, ये सब काम जल्दी से जल्दी हो ताकि वैक्सीन जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी बने। हालांकि मैं हम लोग को कोई फिक्स टारगेट नहीं, ये बात बताई गई। इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन एलएसी। तो जैसे भारत चीन सीमा समस्या अभी जो है नहीं हल हुई है और गतिरोध जारी है, तो भारत ने अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टीम भेजने की निर्णय लिया है चाइनीज़ काउंटर पार्ट से बात करने के लिए। पिछले वर्ष भी दिसंबर 21, 2019 में अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक टीम गई थी जो वार्तालाप की थी। तो ये बात देखें, अभी और वार्तालाप के एक कदम और आगे जा रहे हैं। देखते हैं कैसे इसका हल क्या निकलता है। अगली न्यूज, केरला सीएम क्वेश्चन सेंटर हैंडलिंग ऑफ इटालियन मैरिन्स केस। तो जो दो इटालियन मैरिनर्स थे, दो इटालियन नाविक थे, इन्होंने 2012 में हमारे कुछ फिशरमैन्स को की हत्या कर दी थी। तो अभी जो उसका इंटरनेशनल जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, पीसीए, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को पे निर्णय देता है, उसने निर्णय ये दिया कि जो इटालियन नागरिकों ने भारतीय मछुआरे की हत्या की थी, हालांकि उन्होंने ये समझा था कि ये कोई अटैकर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये उनको लगा कि ये कोई पायरेट्स हैं, यानी लुटेरे हैं, इसलिए उनकी हत्या की थी। तो अभी बताया कि इनकी जो खिलाफ केस चलेगा वो इटली में चलेगा, ना कि इंडिया में चलेगा। हालांकि इंडिया का पक्ष की उनको कंपेंसेशन देना होगा, तो उसको माना गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा। तो इस बात को केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इसकी आलोचना की है। केंद्र को इसको और अच्छे डील करना चाहिए, ये बात की है। अभी लोकल न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे, वी कैन कंडक्ट 41,000 टेस्ट डेली। तो राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उन्होंने बताया है कि हम 41,000 से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं कोविड-19 के, और अभी आने वाले दिनों में हम 50,000 से ज़्यादा टेस्ट करेंगे। तो देखिए, कोविड-19 की जो स्ट्रेटजी ही है, टेस्ट मोर एंड मोर। तो जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना जल्दी केसेस को पता चल जाएगा, और केसेस पता चल जाएगा, उनको मॉनिटर कर सकेंगे, संक्रमण को रोका जा सकता है। तो इस मामले में राजस्थान काफ़ी अच्छे से जो है डील कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ये बात इसमें बताई गई है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, आर्मी रेजिंग 3 पोर्टर कंपनीज इन अरुणाचल। तो आर्मी ने 3 पोर्टर कंपनीज को जो है शामिल किया है अरुणाचल में। पोर्टर क्या होते हैं? जो भी आपका ढुलाई या मालवाहक ढुलाई वगैरह जो भी आपके हेल्प करते हैं आर्मी में, तो कुली कह सकते हैं आप, या ढुलाई करने वाले कह सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष आर्मी लगभग जो है 1,000-1,500 लोगों को शामिल करती है अपने बेड़े में, टेम्परेरी रूप से आर्मी को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनका एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाने पे। इससे क्या होता है, लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है, और आर्मी को क्या फ़ायदा होता है? आर्मी का पहली बात तो उसको हेल्प मिल जाती है, डायरेक्ट फिजिकल वर्क उसका हेल्प हो जाता है, और दूसरी बात, जो लोकल लोग रहते हैं ये उस टेरेन से, उस जगह से, उस भूमि से काफ़ी परिचित होते हैं। तो आर्मी को इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उस जो है क्षेत्र के बारे में, कैसे डील करें, कैसे वहाँ पे ऑपरेशन करें, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। तो अभी 1800 कुलियों को इन्होंने शामिल किया है अपने बेड़े में, मतलब टेम्परेरी रूप से। और ये अभी महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अभी जैसे भारत चीन सीमा पर जो है गतिरोध चल रहा है, तो इस दृष्टि से देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में भी ये चीज़ होता रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इनको शामिल किया गया है, तो इस दृष्टि से जो आर्मी की कैपेसिटी काफ़ी बूस्ट होगी, उनको जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी या फिर मैन फोर्स में, ये सब चीज़ में काफ़ी बूस्ट मिलेगा आर्मी को। तो ये काफ़ी फ़ायदे की बात रहेगी हमारे लिए। एमिट लद्दाख स्टैंड ऑफ, चाइना पाक होल टॉक्स।
तो अभी जैसे कि लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है, उसी के बीच जो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, दोनों लोगों ने फ़ोन कॉल पे बात की। और बात क्योंकि जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आप कहावत सुने होंगे। तो पाकिस्तान का हमारा हमसे पेट दर्द होता ही रहता है और चाइना का भी पेट दर्द हमसे होता रहता है। तो दोनों लोग की इस समय काफ़ी बनती है। तो अभी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने वांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे फ़ोन पे बात की और दोनों लोगों ने मतलब अपना अपना दर्द साझा किया। भाई कहा कि जो है मतलब इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगे, आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि कैसे जो है एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कैसे सीम स्थितियाँ ठीक नहीं है, भारत अच्छे से डील नहीं करता, ऐसे बुराइयाँ ऐसे बातें की। अगली न्यूज़ है आपकी, न्यू दिल्ली इस्लामाबाद टसल लूम्स एज हुर्रियत इम्प्लोड्स। तो जैसे कि 2 दिन पहले हमने न्यूज़ देखा था, सैयद अली गिलानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है, जो भी अलगाववादी नेतृत्व है उनका एक समूह है, जो कश्मीर में अलगाववादी नेतृत्व जितना अलगाववादी पार्टियां हैं सबका समूह है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो सैयद अली शाह गिलानी ये जो थे, ये काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, उससे त्यागपत्र दे दिया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सदस्यता से। तो अब ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन होगा और क्यों ऐसी स्थितियां पनपी कि जो है इनको रिजाइन करना पड़ा। तो देखिए क्या हुआ है, पिछले वर्ष से ही यानी 2017 से ही देखा जाए तो इनके खिलाफ और इनके काफ़ी सहयोगियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने काफ़ी आरोप लगाए और उनको जो है इनके ऊपर केसेस भी चढ़ाए। और उसके बाद जो है 370 आर्टिकल का एब्रोगेट कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वहाँ पे जो है 4G इंटरनेट बैन कर दिए गए, सारी चीज़ें बैन कर दी गई। तो वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन गतिरोध ये सब चीज़ें कुछ हो ही नहीं पाई। तो उसके बाद जो हुर्रियत का जो ट्रस्ट था लोगों पे, यानी कि लोगों को विश्वास रहता है कि ये काम करेंगे, आवाज़ें हमारी उठाएंगे, तो उनको मौका ही नहीं मिला। इससे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी उसकी प्रासंगिकता में काफ़ी कमी आई है। और उसके बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर के भी काफ़ी इसमें आपसी झड़प थी। जैसे ये चाहते थे कि हमारा पुत्र जो है हमको सक्सीड करे, हमारा पुत्र हमारे बाद इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता बने। लेकिन इन सब चीज़ों को चलते हुए और इनको लगा भी कि जो है अब ये हुर्रियत का ये अलगाववादी राजनीति इस प्रकार से काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो सरकार केंद्र सरकार का रुख काफ़ी कड़ा हो गया है। तो इन्होंने अभी उससे त्यागपत्र दे दिया गया, त्यागपत्र दे दिया है। तो इसमें आगे एनालाइज करते हैं न्यूज़ में कि अब क्या भविष्य होगा। तो संभावना ऐसी बताई जा रही है, हो सकता है पाकिस्तान का रोल अब अलगाववादी नेताओं में और बढ़ जाए, क्योंकि इस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप का गैप है और इसी मौके का फ़ायदा इंडिया भी उठा सकता है, इंडिया भी सक्रिय रूप से काम कर सकता है। तो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या अलगाववादी नेतृत्व है इसको और कमज़ोर किया जा सकता है, ये इस न्यूज़ में बताया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीएम लॉन्चेज आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज। तो जैसे कि अभी 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अपने इंडियन ऐप्स डेवलपर को, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को जो है एक मतलब वो दिया है सुझाव, उनसे कहा है कि भाई आप लोग भी डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और ऐसे एप्लीकेशंस बनाइए जो भारतीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे और उनको दूसरे यानी विदेशी या चाइनीज एप्लीकेशंस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये चीज़ में 2 चीज़ बताई गई है कि जो एप्लीकेशंस अभी वर्तमान में उपस्थित हैं उनका प्रमोशन किया जाए और उसके बाद जो है नए एप्लीकेशंस भी डेवलप किए जाए, जिससे ताकि भारतीय लोग भारतीय एप्लीकेशंस पे ही आधारित रहें। तो ये था आपका आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज। एमपी फार्मर्स स्टार्ट ऑनलाइन कैंपेन ओवर प्राइसेस। तो मध्य प्रदेश के किसानों ने ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है किसान सत्याग्रह नाम से। तो इन्होंने बताया है कि हमारी फसलों का और दाम मिले, एमएसपी से भी ज़्यादा मिले। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक ऐसा मूल्य होता है जो केंद्र सरकार जो है डिक्लेयर करती है कि अगर कोई सामान आपका नहीं, जैसे जिस भी फसल के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस फसल के संबंध में प्रावधान ऐसा होता है अगर इस फसल को कोई नहीं खरीदता है तो सरकार आपको न्यूनतम इतने दाम में ज़रूर खरीदेगी। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1400 रुपये क्विंटल आपका जो गेहूं का एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जाके जैसे गेहूं की फसल तैयार होती है आप जाके मार्केट में बेचिए, अगर 1400 के नीचे कोई खरीदता है, कोई भी 1400 से ऊपर खरीदने को नहीं तैयार है तो सीधे लाओ आप सरकार को भेजो, सरकार आपको 1400 रुपये क्विंटल ज़रूर पैसा देगी। तो ये आपका एमएसपी है। इससे क्या होता है, किसानों को एश्योर्ड इनकम मिलती है। तो अभी जो है मध्य प्रदेश के किसानों ने कहा है कि जो एमएसपी आपने डिक्लेयर किया है सफिशिएंट नहीं है, हमको और एमएसपी से ज़्यादा इसका दाम दीजिए। तो इसके लिए किसान सत्याग्रह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया है। अगली न्यूज एनालिसिस है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट सर्ज इन एमपी इन 2018। तो 2018 में शिशु मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश में और बढ़ गई है। तो मध्य प्रदेश के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर ये है कि जो भी ऐसे जो शिशु हैं जो ऐसे शिशु जो आपके 1000
मतलब अगर 1000 शिशुओं का जन्म होता है तो उनमें से कितने शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वो शिशु मृत्यु दर है। तो अभी मध्य प्रदेश में भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 2018 में 48 थी, यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 48 बच्चे मर जाते हैं, जो कि भारत में आपका 32 है। और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जिसमें 43 जो है बच्चे, 1000 बच्चों के जन्म पे 43 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो शिशु मृत्यु दर आपका कई चीज़ों पर निर्धारित होता है। पहली बात तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दूसरी चीज़ माता के स्वास्थ्य पे भी। अगर माता स्वस्थ है तो शिशु के जो है जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर माता का ही हेल्थ अच्छा नहीं है तो शिशु के जीवित रहने की भी संभावना कम हो जाती है। तो मध्य प्रदेश सबसे प्रथम नंबर पर है शिशु मृत्यु दर की गणना में, और जो कि 48 रही है 2018 में। और 26 शिशु ऐसे हैं जो अगर 1000 शिशुओं का जन्म होता है तो 26 शिशु पहले 7 दिन में ही मर जाते हैं मध्य प्रदेश के केस में। तो ये बात बताई गई है मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की स्थिति। तो काफ़ी जो गंभीर जो है प्रश्न उठता है इस पर। अगली न्यूज है, ट्रंप डिलीवर्स मार्क डिविजिव स्पीच एट माउंट रसमोर। तो जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो अभी जो है रैलियाँ हो रही लगातार। तो 4 जुलाई 1776 को ही मतलब माना जाता है कि अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो कल 4 जुलाई थी, तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था। तो ये जो माउंट रसमोर आप पीछे देख रहे होंगे, इसको काफ़ी चित्रों में भी आप देख रहे होंगे। इसमें देखिए कई पूर्व प्रेसिडेंट्स का भी इसमें मतलब पिक्चर्स को इनग्रेड किया गया है। तो इसी के सामने रैली में मतलब एक रैली आयोजित किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस माउंटेन का नाम क्या है, माउंट रसमोर, ये चीज़ आपको जानना है। और दूसरी बात, इन्होंने मतलब अपना चुनावी एजेंडा इसमें प्रपोज करा है। चुनावी एजेंडा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेन चीज़ हमने देखा माउंट रसमोर क्या है। अगली न्यूज, यूएस मूव्स 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू साउथ चाइना सी। तो दक्षिण चीन सागर विवाद, ये क्या है, ये जो आपका चीन है, चीन के नीचे जो है, चीन के दक्षिण भाग में दक्षिण चीन सागर है। इसके जो है आपके पूर्व में है वियतनाम, और इसके जो है इसके इसके पश्चिम में वियतनाम है और पूर्व में फिलीपींस है। तो जो भी सागर क्षेत्र होता है उसमें आपका विशेष आर्थिक जोन होता है। किसी भी भूभाग से जो भी सटा हुआ भूभाग होगा सागर के, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है वो उस क्षेत्र, उस राज्य का या उस देश का विशेष आर्थिक जोन होता है। तो चाइना चूँकि मजबूत कंट्री है, बड़ा कंट्री है, तो उसने जो है फिलीपींस और वियतनाम के विशेष आर्थिक जोन पर भी अपना कब्जा बोल दिया है, और 9 डैश लाइन खींच के बोलता है ये सारा क्षेत्र हमारा है। तो ये दक्षिण चीन सागर विवाद हमने जाना। तो अभी वहाँ पर चाइना जो है हमेशा अपने मिलिट्रीज को भेजता रहता है, एक्सरसाइज कंडक्ट कराता रहता है ताकि उसका दावा मजबूत रहे। तो अभी बीजिंग जो है यानी चाइना जो है वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कराने जा रहा है उस विवादित क्षेत्र में। तो उसी के रूप में देखा गया तो यूएसए ने 2 एयरक्राफ्ट, 2 वायु विमान जो है, वायु सैन्य विमान वहाँ पे साउथ चाइना सी में भेजे हैं। तो मतलब ताकि कोई ग्लोबल पावर है, चूँकि यूएसए ग्लोबल पावर है, तो वो इसको चैलेंज करता रहे ताकि चाइना ने समझे कि हमारा एकाधिकार है। ये चीज़ हमने न्यूज़ देखा। अगली न्यूज़ है आपकी, पाक विल कंप्लीट सीपीईसी एट ऑल कास्ट, इमरान खान। तो पाकिस्तान ने बोला है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किसी भी कीमत पर हम तैयार करेंगे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, इमरान खान ने बोला है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, जो चाइना है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी, ये चाह रहा है कि हम विश्व भर में जैसे पहले सिल्क रूट होता था, रेशम मार्ग होता था, उसको रिवाइव करके फिर से हम अपना विश्व भर में एक सबसे बड़ी शक्ति बने। तो उसी के एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर क्या है, चाइना से हमारे जम्मू एंड कश्मीर से जाते हुए एक सड़क बनाई जाती है, पाकिस्तान तक जाती है। तो इससे हमको समस्या है, क्यों समस्या है, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर से होके जाती है। हालांकि जिस भाग से जाती है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन वो वास्तविक रूप में तो हमारा ही है। तो अभी जो है जैसे लॉकडाउन लगा, कोविड-19 जो है, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, उसके बाद जो जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट थे चाइना के, सारे हॉल्ट हो गए। तो उस पर अभी जो है इमरान खान ने कहा है कि भले कोविड-19 आ गया हो, लेकिन जो $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये सीपीईसी, इसको हम पूरा करके रहेंगे। अगली ने जो वायरस अलर्ट गिवन बाय आवर ऑफिस नॉट चाइना, डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर है टेड्रोस अधनोम, इन्होंने बताया है कि जैसे इनके ऊपर आरोप भी लगता रहा है, यूएसए ने लगाया है कि आप चाइना की तरफ बायस्ड हो, आप डाटा नहीं दे रहे हो, चाइना का बचाव कर रहे हो, चाइना लेट डाटा देता है, आप उसका बचाव कर रहे हो। तो अभी इन्होंने बताया है कि जो एक्चुअली में जब पैंडेमिक का पहला नोटिफिकेशन आया था, चाइना ने नहीं बताया था, बल्कि हुआन में जो डब्ल्यूएचओ का ऑफिस था उसने ही सबसे पहले जो है नोटिफाई किया कि ये एक विशेष टाइप का वायरस है। पहले इसको एक जुकाम खांसी, एक इन्फ्लुएंजा टाइप इलनेस इसको समझा जा रहा था, लेकिन पहले इसको जो है चाइना ने नहीं बताया, बल्कि हमारे डब्ल्यूएचओ के चाइनीज ऑफिस ने बताया। ये बात बताई जा रही है। गोटाबाया सेट्स अप कमेटी टू लुक इनटू कोलंबो पोर्ट्स कंसर्न।
तो जो है श्रीलंका में जो कोलंबो उसकी राजधानी है, वहाँ पर एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह पे जो कई टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स मतलब उस जो है बंदरगाह के कई पार्ट में बनाया जाता है, तो उसका एक पार्ट होता है टर्मिनल। तो ईस्टर कंटेनर टर्मिनल जो था उसको जो है, जो इसके पहले मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, उन्होंने एक जो है पैक्ट साइन किया था इंडिया और जापान के साथ, और ये कहा था कि भाई इंडिया और जापान मिलके इस ईस्टर कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद श्रीलंका को हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन अभी देखिए मैत्रीपाला सिरिसेना वो जो है उनकी सरकार बदल चुकी है। अभी गोटाबाया राजपक्ष वो गए प्रधानमंत्री। तो अभी कह रहे हैं और काफ़ी जो है वहाँ पे लोकल आवाज़ें भी हो रही हैं, लोकल विरोध भी हो रहे हैं कि इंडिया को ना दिया जाए ये प्रोजेक्ट, ये लोकली डेवलप किया जाए, ये मतलब। और भी जैसे आप देखते होंगे तो भाई स्वदेशी लोग कहते हैं कि ये तो जो है स्वदेशी टर्मिनल को बेच दे रहे हैं इंडिया को, ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। तो इसी चीज़ पे विचार करने के लिए कि किसको ये जो मतलब ठेका है इसको जारी रखा जाए या फिर इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो गोटाबाया राजपक्षा हैं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं एक कमेटी स्थापित की है। अगली जो बुक डिसअपियर फ्रॉम हांगकांग लाइब्रेरीज। तो जैसे आप हांगकांग जान रहे हो वन कंट्री टू सिस्टम के अंतर्गत चाइना के अंडर रूल में आता है। तो अभी चाइना ने एक नया सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया है जिसके अंतर्गत उसका हांगकांग पे पकड़ और मजबूत हो गई है। तो अभी 2 दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ लागू हुए। अब उसी के अंतर्गत जो हांगकांग में लाइब्रेरीज थी वहाँ से जो भी डेमोक्रेटिक राइटर्स के जैसे ऐसे राइटर्स जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं उनकी राइटर्स की किताबों को हटवा दिया गया है ताकि लोग उसको पढ़ न सकें, उनमें विद्रोह की भावना ना आए, डेमोक्रेटिक ज़्यादा विचार ना फैलें। और चाइना का हमेशा आप जानते हो सेंसरशिप उसकी आदत रही है, उस पर प्रतिबंध लगा देना। तो अभी जो लाइब्रेरीज़ हैं, डिजिटल मीडियम्स हैं, उन पे सब पे जो है डेमोक्रेटिक जो राइटर्स के किताबें हैं उनको हटा दिया गया है। तो ये चाइना ने अभी जल्दी में किया है। अगली न्यूज CIL NGC NLC ज्वाइंट वेंचर टू स्पेंड 12,000 करोड़ ऑन सोलर। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसने NLC इंडिया के साथ मिलकर एक जो है साझा उपक्रम बनाया है, ज्वाइंट वेंचर बनाया है, और ये कहा है कि हम 3,000 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करेंगे जिस पे हमारा 12,000 का खर्च आएगा, 12,000 करोड़ का खर्च आएगा। इससे क्या उद्देश्य है, काफ़ी हम देखो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि आप जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, सोलर डिपेंडेंस हमारी ज़्यादा होगी। अगली न्यूज है मूलिंग नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ। तो जैसे अभी क्या है नेशनल लॉजिस्टिक्स इफ़िशियंसी एंड एडवांसमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट लागू है हमारे यहाँ, जिसके अंतर्गत अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग जो है आपको लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जो है प्रणालियाँ बनती हैं। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये वो बिजनेस का वो पार्ट होता है कि जैसे कोई भी सामान है वो उसको कहाँ स्टोर किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसको संरक्षित कैसे किया जाए, ये सारा काम जो आता है इन सारी चीज़ों को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो अभी क्या है कि भारत का लगभग जितना भी GDP है उसका 14% भाग लॉजिस्टिक्स में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये का कोई 100 रुपये का सामान उत्पादित होता है तो 14 रुपये उसे हमें ट्रांसपोर्ट करने में, पैकेज करने में, ये सारी चीज़ें में लग जाता है, जबकि ग्लोबल स्तर पे 7-8 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए हमारे सामान महंगे हो जाते हैं। तो अभी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एक विश्व बैंक द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे है। तो अभी भारत का लक्ष्य ये है कि जो 14% हमारा GDP का लॉजिस्टिक्स में खर्च हो जाता है उसको कम करके लाके 10% तक करना है। तो इसीलिए एक जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ यानी पूरे देश भर में एकीकृत लॉजिस्टिक्स लॉ लाया जाएगा जिसका प्रयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस को खर्च को काफ़ी कम किया जाएगा, टारगेट है 10% तक कर दिया जाए। तो इससे हमारे जो है एक्सपोर्ट सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज़ की कॉम्पिटिटिवनेस ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगली न्यूज है एंड ऑफ रनवे फॉर 747 एज बोइंग मेड फाइनल ऑर्डर्स। तो जो बोइंग एक विमान निर्माता कंपनी है अमेरिका की, इसका एक मॉडल है बोइंग 747, इसने अपने अंतिम विमान बना रहे हैं, इसके बाद अब ये विमान नहीं निर्माण करेगी, तो ये बात बताई गई है इसमें। तो ये देखा हमने आज के न्यूज़पेपर से संबंधित जो भी डिस्कशन है। अब हम इस पर प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। WHO के अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर, टेड्रस अधनोम, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये थी हमारे आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।